हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के ऊपर। तो अभी तक आपने बहुत सारे बेसिक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और आगे आने वाले एडवांस कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों ही साइड इस करेंट टॉपिक पे डिपेंड कर रहे होंगे। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस उन कुछ टॉपिक्स में से है जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर में थ्रू आउट जब तक आप काम करेंगे, स्टिल वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, वाइल यू आर डूइंग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, या फिर यू स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, यू आर लाइक वर्किंग इन सम बिग टेक जायंट्स एंड यू आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। हर इस फेज में जब भी आप कोई छोटा सा भी पीस ऑफ कोड लिख रहे होंगे तो उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओवरऑल एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यूज में भी काफी रेलिवेंट है। जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, हर उस सवाल पे ऑन एवरी सिंगल क्वेश्चन यू हैव टू ऑल्सो गिव टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी है क्या, आखिर क्यों मुझे हर क्वेश्चन की टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, व्हाट इज इट। तो इसके ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपको उर्वी मैम ने एरेज, 2D एरेज, बेसिक फंक्शंस, ऑपरेटर्स, ये सारे टॉपिक पढ़ाए होंगे। इन सारे टॉपिक से आपका एक फाउंडेशनल कोर सेटअप होता है। सी प्लस प्लस में, जावा में, चाहे आपने जिस भी लैंग्वेज में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये टॉपिक एग्नोस्टिक रहेगा किसी भी तरीके के लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन पे। हम लोग बात करने वाले हैं आगे चल के कि क्या है कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, कैसे करेंगे हम लोग कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। बट डजेंट मैटर इफ यू हैव स्टार्टेड योर foundational coding journey with C++ or with Java or maybe Python, Ruby, with any language. Complexity analysis, the theory, the application of complexity analysis is going to be constant, like agnostic of all the languages. किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं, complexity एनालिसिस के कंसेप्ट सेम रहने वाले हैं। ये लेक्चर चाहे आपने जावा पढ़ा है, सी प्लस प्लस पढ़ा है, दोनों ही तरीके से आप इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस होता क्या है और किस तरीके से हम लोग कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या है टाइम कम्प्लेक्सिटी। राइट, हम लोग इनिशियली टाइम कम्प्लेक्सिटी से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट तरीके से कैसे हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज कर सकते हैं। वी विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स टू कैलकुलेट टाइम कम्प्लेक्सिटी, एंड उसके बाद हम लोग स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। काफी कुछ है लेक्चर में। स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ द लेक्चर। अगर कोई भी ऐसा पार्ट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू जस्ट गो बैक अ बिट फ्रॉम द पॉइंट यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, see that part again, and by repeating once or twice any specific part that you are not able to understand, I would definitely guarantee कि आपके concepts और better तरीके से clear होते जाएंगे। just stay tuned till the last। ठीक है, बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पे। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी समझने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं। उस बेसिक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि क्या है एक्चुअल टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सवाल लेते हैं। राइट, लेट्स से यू आर गिवन a number x, right? You are given a number x and y, right? You have been given two numbers x and y, right? And you can say that x can be as big as 10 raised to the power 5, and y will be at least equal to x and less than equals to, let's say, 10 raised to the power 8, right? Somewhere around this region. So you will be given two numbers x and y, and you have to calculate sum of all the numbers in the range x to y, right? Sum of all the numbers in the range x to y, and let's say that x can be as small as 1, right? So this is the problem in hand. For example, let's say the value of x is equals to 5 and value of y is equals to 8. Then the answer should be 5 plus 6
plus 7 plus 8. So the final computed value of this, that is going to be what? 11 plus 7 plus 8, that is going to be 18 plus 8, that is going to be 26. So 26 is going to be your answer, right? So you have to figure out the fact that what is the sum of all the numbers in the range x to y. Now the problem initially looks simple, right? There can be multiple ways to solve this problem. The value of x and y can be quite large, right? It can go beyond 10 to the power 5 as well, right? But we are definitely sure that these are natural numbers because y can be as minimum as x and the minimum possible value of x is 1. So these are around the range of natural numbers. So how can we solve it? Now the most brute force solution, सबसे brute force solution इस problem को solve करने के लिए क्या हो सकता है? That we iterate from x to y and sum up all the numbers, right? हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं. So अगर हम लोग इस अप्रोच से आगे बढ़े तो कोड कैसा दिख रहा होगा? We'll be doing something like int answer is equals to 0 for int I is equals to x, I less than equal to y, I plus plus, answer plus equals to I, right? And then we'll just do cout answer, right? Simple piece of code, right? If you want to get the sum from x to y, two numbers x to y, then we can just iterate over that, right? हम लोगों को अगर x से y के बीच में सम लेकर आना है तो क्यों ना हम x से स्टार्ट करके y तक आइटरेट कर लें. फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 8 है तो हम क्या करेंगे, i को स्टार्ट करेंगे 5 से और अपने पास एक आंसर रखेंगे 0. हर आइट्रेशन में जब तक i x से y की रेंज में लूप कर रहा है, जब तक ये y नहीं पहुंच जाता, हम लोग आंसर में i ऐड करते जाएंगे. सो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस 5 and I goes to 6, then we will add 6, then I goes to 7, we will add 7, then I goes to 8, we will add 8, then I goes to 9. The moment I goes to 9, this violates the condition of the loop and the loop ends, and whatever is the value of this is going to be our answer, right? Simple thing, looks really very simple, right? Okay, now if you carefully analyze this, then let's say if the value of x is equals to, let's say 2, and the value of y is equals to 10 raised to the power 8. If let's say we have this as the input value, अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 हो जाए और y की वैल्यू 10 raised to the power 8 हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम तब भी लूप लगा रहे होंगे. हम 2 से स्टार्ट करके 10 raised to the power 8 तक का लूप लगाएंगे. Now this loop is going to approximately go for what? 10 raised to the power 8 iterations, right? From 2 to 10 raised to the power 8 is approximately 10 raised to the power 8 only, right? So 10 raised to the power 8 iteration of the for loop, 10 raised to the power 8 iteration लगेंगी for loops की, तब जाके हमें ये सम मिलेगा. ठीक है, एक valid solution, it's a correct solution, but maybe we can think about something else, right? Okay, now how about if we try to optimize it? क्या किसी तरीके से कुछ कम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में किसी तरीके से क्या हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिड्यूस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ये सोचना है हमें. तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग कुछ कम आइट्रेशंस का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो प्रॉब्लम हमारे पास सिंपल है. हमारे पास दो नंबर्स हैं x और y. x और y की रेंज में जितने भी नंबर्स इंक्लूसिव ऑफ x और y जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हमें ऐड करके रिटर्न करना है. ओके, नाउ व्हाट आई कैन से इज लेट्स से x इज इक्वल्स टू 2, y is equals to 6. So numbers कैसे होंगे? 2, 3, 4, 5, 6. These will be the numbers, right? So we will be having the number representation something like this. अब अगर इन नंबर्स को हम लोग ध्यान से देखें तो ये नंबर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं. AP, right? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी फॉर्म हो रहा है, राइट? नाउ हमारे पास एपी को लेकर बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस ऑलरेडी हैं. बेसिक एलिमेंट्री क्लास ऑफ मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एपी का लास्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपी का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता होंगी, राइट? तो चलो देखते हैं उन फॉर्मूलाज का अगर हम लोग यूज कर पाए यहां पर तो मे बी हम लोग
बिना फॉर लूप लगाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स सी. नाउ व्हाट आई कैन से इज दैट sum of n terms in AP. AP की n टर्म्स का सम क्या रहता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. राइट. यहां पे n क्या है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. राइट. n इज द नंबर ऑफ टर्म्स. a क्या है? फर्स्ट टर्म. एंड d क्या है? डिफरेंस. राइट. सो हम ये जानते हैं कि एपी का ये फॉर्मूला रहता है. अगर आपको फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड इन द एपी पता है, तो हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. सिंपल. नाउ प्रॉब्लम में हमें गिवन है x. क्या मैं ये कह सकता हूं कि x हमारा एपी का फर्स्ट टर्म है? x इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी. राइट. y इज द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. राइट. इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस एपी में कितनी टर्म्स है, इस एपी में कितनी टर्म्स है, तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है. यहां पे टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, what I can do, I can do something like y minus x plus 1. राइट. हमारे पास y minus x plus 1 टर्म्स है. यू कैन सी 6 minus 2 plus 1 is what? 4 plus 1, that is 5. And you can see there are 5 terms here. So number of terms calculate करना तो बहुत आसान है हमारे लिए. Right. So I can write the observed part here that n is equals to y minus x plus 1. Okay. Now the value of a is equals to x because हमें पता है कि first term क्या है. Right. Now if I put these two values directly in this formula, that is n/2 2a plus n-1 into d. So for x is equals to 2 and y is equals to we are taking 6, y is equals to 6. Right. If we take these two values, then the value of n will be what? 6 minus 2 plus 1, that is equals to 5, and the value of x is 2. So let's put these values here. So 5/2, 2 into 2 plus 5 minus 1 into d. D is always 1 because this is an AP of this is going to be always natural numbers because x can be as minimum as 1. We are always going to proceed with natural numbers, so d will be always 1. So if you simplify this is going to be 5/2, 4 plus 4. Right. 5 minus 1 is 4, 4 into 1 is 4, that is equals to 5 into 8/2, that is going to be 20. Right. And if you sum up these values, that is 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Let's see what is the sum here. 2 plus 3 is 5, 5 plus 4 is 9 plus 6. 9 plus 6 is what? 15 plus 5, that is 20. Right. So can I say the answer is correct? Absolutely. So all we had to do was just implement this formula. So if I have to write a C++ code for it, what I can do? I can say int n is equals to y minus x plus 1. Right. I'm just writing a pseudocode. And int a is equals to x. And then we can say int result is equals to n/2, 2 into a plus n-1 into 1, and we can do cout result, and that's it. So you can see, right, this operation will be, this is just going to be one single operation. We are not applying any loops. हमने पूरी तरीके से लूप्स को एलिमिनेट कर दिया है. पहली अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लूप लगा के x से x plus 1 जाते थे, x plus 1 से x plus 2 जाते थे, so on and so forth, y तक आइट्रेट करके जाते थे. फॉर एग्जाम्पल 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 पे लूप टर्मिनेट हो जाता था. वहां पे लूप में जितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम हमें कैलकुलेट करना है उतनी बार लूप चलता था. बार बार
हम लोग ये वाली ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते थे, राइट। जबकि यहां पे डजेंट मैटर कितनी भी बड़ी रेंज हो, एन की वैल्यू कितनी भी बड़ी हो, हमें बस हमेशा इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। सो यू कैन सी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद टू वेज। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट उसको हम लोग दो डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ प्रॉब्लम, राइट। अगर हमें किसी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे उसे और फास्ट बनाया जा सकता है। अब इस पूरी थ्योरी में अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा, दोनों सॉल्यूशन में दूसरा सॉल्यूशन फास्ट कैसे हुआ। इसी बात के ऊपर जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं वो होगा कंप्लेक्सिटी एनालिसिस। हम लोग ये तो डायरेक्टली देख सकते हैं कि हाँ, हमने एक पूरा का पूरा फॉर लूप एलिमिनेट कर दिया जो बार 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 एन आइट्रेशंस करता, वो पूरा का पूरा फॉर लूप हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब एक्चुअली उसके पीछे थ्योरी क्या है, क्या चीज हम लोग यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या चीजें हम लोग किसी भी दो इंप्लीमेंटेशन, दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करते टाइम नोटिस करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग कंप्लेक्सिटी एनालिसिस में पढ़ने वाले हैं। सो एक्चुअली कंप्लेक्सिटी एनालिसिस होता क्या है। सो लेट्स से कि आपने एक एल्गोरिथम लिखा A1, आपने एक एल्गोरिथम A1 लिखा और आपने उसको 3 डिफरेंट मशीन्स पे रन किया। ओके, पहली मशीन आपकी कुछ तो i3 प्रोसेसर थी, दूसरी मशीन i5 प्रोसेसर थी, एंड लेट्स से तीसरी मशीन एप्पल M1 चिप या M1 प्रो, इवन बेटर, राइट। सो आपके पास 3 डिफरेंट मशीन्स है जिनकी 3 डिफरेंट कैपेसिटीज है, राइट। इन तीनों की पावर अलग है, इनकी कंप्यूटेशन पावर अलग है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है। ऑफ कोर्स अगर आप इस एल्गोरिदम को तीनों मशीन्स पे चलाओगे तो ये एल्गोरिदम बहुत ही जल्दी M1 Pro पे एग्जीक्यूट हो जाएगा व्हेन कंपेयर टू i3। i3 M1 Pro के कंपैरिजन में एक स्लोअर प्रोसेसर है, ओवरऑल मशीन कॉन्फ़िगरेशन हम मान के चल रहे हैं कि थोड़ा सा कम रहेगा। सो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम A1 को इस पहले कंप्यूटर सिस्टम C1 में रन होने में बहुत टाइम लगने वाला है, अगर हम कंपेयर करें C3 के रिस्पेक्ट में। सो हमेशा कंपैरिजन किसी के रिस्पेक्ट में होगा, राइट। सो C3 के कंपैरिजन में C1 पे और इनफैक्ट C2 पे भी ज्यादा टाइम लगेगा एल्गोरिदम A1 को एग्जीक्यूट करने में। अब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना रहे हैं, आपके यूजर बेस डाइवर्स हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट तरह के लोग आपका एल्गोरिदम, आपका प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा, जिसके पास अच्छा कंप्यूटर है मेरा एल्गोरिदम उस पर फास्ट चलेगा, जिसके पास अच्छा कंप्यूटर नहीं है वो जाके अच्छा कंप्यूटर लेगा। ऐसी बात हम लोग नहीं कह सकते, राइट। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी हैव टू मेक श्योर अबाउट द फैक्ट दैट with whatever capacity an algorithm with whatever capacity a computer system is running, on that computer system our algorithm should be as fast as possible. Of course there will be constraint case, किसी के पास बिल्कुल ही जनरेशन गैप्स हो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में, तब तो हम लोग उसको कंट्रोल नहीं ही कर सकते। सो इस तरीके से अगर हम लोग एल्गोरिदम को कंपेयर करें, एनालाइज करें कि यार एल्गोरिदम A1 मैंने एनालाइज करा था M1 Pro पे तो बहुत अच्छा चल रहा था, आपने एनालाइज करा i3 पे बहुत खराब चल रहा है, तो A1 बहुत अच्छा नहीं है, हम ये बात नहीं कह सकते। अगर कंप्यूटर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कंप्यूटर सिस्टम फास्ट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स एल्गोरिदम जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। रादर देन व्हाट वी हैव टू डू इज कंसिडरिंग ओनली वन कंप्यूटर सिस्टम, एनी वन कंप्यूटर सिस्टम, हम किसी भी एक कंप्यूटर सिस्टम को रेफरेंस रखे, लेट से हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, सेम प्रॉब्लम को करने के लिए हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, फॉर एग्जांपल A1 A2, राइट। तो दोनों सॉल्यूशंस को सेम मशीन पे हम लोग रन करेंगे, राइट, और उसी सेम मशीन पे उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, राइट। परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करेंगे इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, बट ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि हम लोग सेम कंप्यूटर पे दोनों के दोनों एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करेंगे, रन करके देखेंगे और परफॉर्मेंस एनालाइज करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कंप्लेक्सिटी, या मैं कह सकता हूं कि कैसे एनालाइज कर सकते हैं एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को। तो चलो यार, एक सिंपल सा कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी कि हमारे पास दो नंबर्स होंगे x और y, हमें x और y के बीच में सारे के सारे नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, जिसका पहला सॉल्यूशन हमने देखा कि हम लोग x से लेकर y तक एक एक करके सारे नंबर्स पर आइटरेट करेंगे, हर नंबर को अपने फाइनल सॉल्यूशन में ऐड करते जाएंगे। So let's say we have x is equals to, let's say 2, and let's say y is equals to, और एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक फंक्शन लिख सकते हैं
int sum in range राइट। ये सम इन रेंज फंक्शन हमें एक्चुअली x और y के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसका सम रिटर्न कर देगा। सो लेट्स से we will be having a result is equals to 0 for int I is equals to x, I less than equal to y, I plus plus, we will do result plus equals to I, right? And at last we are going to return result. Simple implementation for the first approach, right? So what we can say is, let's put using namespace std, विल कॉल द फंक्शन, फंक्शन कॉल करेंगे, लेट्स से 2 से लेकर 6 तक के लिए फंक्शन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि आउटपुट क्या होता है इफ यू रन इट। सो आउटपुट आ रहा है 20 और एल्गोरिदम एब्सोल्युटली करेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो VS कोड में जब भी आप एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन का टाइम भी दिख रहा है। सो जब आपको मैंने कहा कि हम एक ही सिस्टम पे दो एल्गोरिदम्स की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम सिस्टम एग्नोस्टिक रहना चाहते हैं, राइट। अब किसी सिस्टम पे किसी एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस हम चेक कर रहे हैं तो एक बाय डिफॉल्ट आइडिया आपको क्या लगेगा कि हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लग रहा है प्रोग्राम को रन करने में, राइट। अब अगर मैं इसी सेम प्रोग्राम को, देखो मैंने कोई भी एक भी लाइन का चेंज नहीं करा है, और इसी सेम प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करता हूं, इफ आई रन इट अगेन, you can see the same program is now taking less time. I didn't make any code change. मैंने कोई भी कोड चेंज नहीं करा और ये सेम प्रोग्राम, सेम टू सेम प्रोग्राम अब कम टाइम लेने लग गया है। इसे मैं दोबारा रन करता हूं, देखो अब ये दोबारा पिछली बार से भी कम टाइम ले रहा है। सो हर बार ही टाइम बदल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको जब भी रन करोगे हमेशा टाइम बदलता ही जाएगा, कभी कभी टाइम बढ़ भी सकता है। यू कैन सी नाउ टाइम इंक्रीज्ड, नाउ टाइम इंक्रीज्ड। तो जब भी हम एल्गोरिदम को रन कर रहे हैं सेम इनपुट पे हमेशा टाइम डिफरेंट आ रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट टेक दिस अप्रोच। इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस? एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में हम लोग एक्चुअल टाइम टेकन बाय द कोड टू गेट एग्जीक्यूटेड चेक करते हैं कि कोड को एक्चुअली स्टार्ट होने से लेकर एंड होने तक टोटल कितना टाइम लगा। ये एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस होता है। अब ये एनालिसिस क्यों बहुत फ्रूटफुल नहीं है? क्योंकि आप अपने सामने चेक कर पा रहे हो हर बारी कोड एग्जीक्यूशन में अलग टाइम लगेगा। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको ये चीज बता देता हूं। सो आपके कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रोसेस पैरेलली चलते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर आपके पास एक सिंगल कोर है, इफ यू जस्ट हैव अ सिंगल कोर इन योर मशीन, मैं सिंगल कोर के रिस्पेक्ट में आपको समझाता हूं, आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर्स होंगे। अगर आपके पास सिंगल कोर है तो ये सिंगल कोर कभी भी पैरेलल प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, राइट। व्हाट इट हैज टू डू, अगर इसके पास मान लो 3 टास्क हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, अगर हमारे पास 3 टास्क हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, सो ये एक के बाद एक टास्क शिफ्ट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टास्क 1 के थोड़े से ऑपरेशंस करेगा और फिर टास्क 1 को ये होल्ड पे रख देगा और टास्क 2 पे चला जाएगा, फिर टास्क 2 के थोड़ी से ऑपरेशंस करेगा, उसको होल्ड पे रख देगा और फिर टास्क 3 पे चला जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट विल कीप ऑन शफलिंग, इट विल कीप ऑन जगलिंग, राइट। ये हर बारी ऐसे टास्क शिफ्ट करता जाएगा। इसका फायदा क्या होता है, मान लो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों ना मैं पहले टास्क 1 खत्म कर दूं और उसके बाद टास्क 2 करूं, तो हो सकता है टास्क 1 बहुत बड़ा टास्क था और टास्क 2 और टास्क 3 को आने में बहुत टाइम लग जाए, इससे उनकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग भी जो अभी हो रही है वो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, राइट। सो इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन। और तुम्हें लगेगा हम लोग पैरेलल क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोर के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट। दैट इज वाई अब बैकग्राउंड में मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, राइट। तो अब कितने प्रोसेस के बाद अगेन इस C++ प्रोग्राम को रन होने का दोबारा मौका मिला, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा का पूरा एक बारी में रन नहीं हो रहा है, इसका कुछ पार्ट रन हो रहा है, फिर ये थोड़ा होल्ड स्टेट में जा रहा है। मेरे कंप्यूटर, मेरे जो कोर में बाकी के इसके पैरेलल जो प्रोग्राम्स लोडेड हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम एक एक करके थोड़े थोड़े उनके एग्जीक्यूशन हो रही है। उसके बाद हम लोग वापस आ रहे हैं, फिर इसको थोड़ा बहुत और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
तो इस शफलिंग में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इस शफलिंग में आपके प्रोग्राम का चांस कितनी बार कितनी जल्दी जल्दी आ रहा है, इस बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड करती है। सो ऑन एंड ऑन आप ये समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोग्राम को कैसे रन करता है, इस चीज पे हम लोग अपना एनालिसिस डिपेंडेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आपने इसको एक्चुअली एनालाइज करना स्टार्ट किया, तब आपके कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में रन हो रहे थे, ये चीज इसके ओवरऑल टाइम को इफेक्ट कर सकती है। तो हम लोग इसीलिए एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो अब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, तो किस तरीके से एनालिसिस को कंसिडरेशन में लेंगे? सो लेट्स सी। सो व्हाट डू वी से इज we talk in terms of number of operations। हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में बात करते हैं, राइट? नाउ नंबर ऑफ ऑपरेशंस के टर्म्स में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर कैपेसिटी डिफरेंट कंप्यूटर में डिफरेंट टाइम लगेगा। वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट अगर लेट से हमारे पास एक एल्गोरिथम A1 है जो 10⁵ ऑपरेशंस करता है, और एक एल्गोरिथम है A2 जो कि 10 ऑपरेशंस करता है। नाउ किसी भी सिस्टम में एक ऑपरेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है ये हम नहीं बता सकते, बट वी कैन डेफिनेटली से कि उसी सिस्टम में अगर हम लोग 10⁵ ऑपरेशंस करेंगे और उसी सिस्टम में 10 ऑपरेशंस करेंगे, तो 10 ऑपरेशंस वाला एल्गोरिथम जल्दी परफॉर्म हो जाएगा। व्हेन आई से 10 ऑपरेशंस आई ऑल्सो मीन 10 इंस्ट्रक्शंस, राइट? I'm going to use both of the terms side by side, right? नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरे पास यहाँ पे एक M1 मशीन है, एप्पल M1 मशीन है। मैंने एक एल्गोरिथम लिखा जो कि 10⁵ इंस्ट्रक्शंस लेता है, और लेट से ये M1 मशीन एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में x मिली सेकेंड लेती है, राइट? सो एल्गोरिथम A1 को एग्जीक्यूट करने में ये x इंटू 10⁵ मिली सेकेंड लेगी, और एल्गोरिथम A2 को एग्जीक्यूट करने के लिए 10x मिली सेकेंड लेगी। सो ऑफ कोर्स ये टाइम T2 और ये टाइम T1, अगर हम T1 और T2 को कंपेयर करें देन T2 इज लेस देन T1, राइट? क्योंकि सेम मशीन पे एक ऑपरेशन को करने में हम लोग मान के चलते हैं कि सेम टाइम लगेगा, बट अगर हम लोग किसी तरह ऑपरेशन अपने एल्गोरिथम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को ही कम कर दें और एक ड्रास्टिक डिफरेंस उसमें दिखने लगे, तो डेफिनेटली वी कैन से कि एल्गोरिथम A2 बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अब हम लोग वापस आते हैं, इस एल्गोरिथम पे वापस आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं x की वैल्यू अब यहां पे 1 पास कर दूं और y की वैल्यू 10⁵ पास कर दूं, हम लोग रन करेंगे कोड रन हो जाएगा। यू कैन सी कोड रन हो गया। बट स्पेसिफिकली ये जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप काफी हैवी है। हैवी क्यों है? क्योंकि आप x से स्टार्ट कर रहे हो, आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो और आप 10⁵ तक जा रहे हो। सो 1 से आप 2 पे गए, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे करते करते आपने आइट्रेशंस करते करते 10⁵ पे लैंड किए, राइट? सो इस फॉर लूप ने ही, बाकी का प्रोग्राम मैं छोड़ दूं, इस फॉर लूप ने ही अप्रोक्सीमेटली 10⁵ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए। इस फॉर लूप ने ही 10⁵ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर दिए, जो कि टेक्निकली काफी हैवी है, राइट? अब इसी प्रोग्राम को मैं रिप्लेस करता हूं, मैं एक और फंक्शन लिखूंगा यहीं पे, सम इन रेंज ऑप्टिमाइज्ड, और यहां पे हम लोग अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली अप्रोच चलाएंगे। सो लेट्स से int n इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स प्लस 1, int a, that is the first term, is equals to x. What is the result? Result is equals to n into 2 into a plus n minus 1 into 1, d is 1, whole divided by 2, right? This will be the value of the result, and what we can do is we can just return result. We can return result. Now instead of sum in range, let's call sum in range optimized, right?
And now if you run the code, you can see you got some output, right? You can even verify with the same 2 to 6 part, right? We are getting it in, we are getting the correct answer. And if here carefully you see, you are technically just doing like what? 3 operations. If you even consider all of these multiplication and this division as a separate operation, then also you are way less than 10 raised to the power 5. अगर आप हर मल्टीप्लीकेशन को एक सेपरेट ऑपरेशन कंसिडर कर लो, डिवीजन को भी आप एक सेपरेट ऑपरेशन कंसिडर कर लो, तो भी आप एट मैक्स अप्रोक्सीमेटली 10 ऑड ऑपरेशंस कर रहे हो. आप 10 रेज टू द पावर 5 ऑपरेशन से सीधा 10 ऑपरेशंस पे रिड्यूस कर चुके हो. और अगर सेम मशीन पे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कभी भी ओएस पे कितना भी लोड हो, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी एग्जीक्यूट हो रही है ये हमारे कंट्रोल में है. और इस बेसिस पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो सम इन रेंज ऑप्टिमाइज्ड इज अ बेटर सॉल्यूशन टू गो फॉर, राइट. अब अगेन सेम चीज रहेगी यहाँ पे, आप इसको बार बार एग्जीक्यूट करोगे, ये हर बार डिफरेंट टाइम दिखाएगा बिकॉज ओएस लेवल डिपेंडेंसी रहेगी हमारे पास, इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे. ये एक एनालिसिस का बेटर तरीका है और यहां से ही इंट्रोड्यूस होता है हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, द सेकेंड टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज कॉल्ड एज असिम्प्टोटिक एनालिसिस. असिम्प्टोटिक एनालिसिस. तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है असिम्प्टोटिक एनालिसिस. ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशन से चीजें हमने कंसीडर करी, इसको हम लोग कैसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकते हैं. हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस पर असिम्प्टोटिक एनालिसिस लगाने की कोशिश करेंगे. तो फोक्स अब बात करते हैं क्या होता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे हम लोग एल्गोरिथम को जज कर पाएंगे. सो यही बेसिक आई वुड से फाउंडेशन होता है असिम्प्टोटिक एनालिसिस का. सो असिम्प्टोटिक एनालिसिस कहता है कि वी विल बी कंपेयरिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ, let me write it like this, number of operations, right. कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी लगने वाली है, इस बेसिस पे हम लोग एल्गोरिथम को जज करेंगे. अब सोचने की बात यह है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते टाइम कितनी लगेगी, ये फंक्शन के इनपुट पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सेम फॉर लूप वाला कोड लें, x की वैल्यू रख दें 1, y की वैल्यू रख दें 5, तो ये फॉर लूप 5 बार एग्जीक्यूट होगा. इट विल बी आइटरेटेड 5 टाइम्स. वेयर एज अगर x की वैल्यू हम लोग 1 रख दें और y की वैल्यू 10 रेज पर 5 रख दें, तो ये फॉर लूप 10 रेज टू द पावर 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. सो नाउ वी कैन लाइक डायरेक्टली सी कि बेस्ड ऑन द चेंज इन इनपुट हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस चेंज हो जाता है, राइट. So we have to consider this fact that we have to check about the number of operations with respect to change in input, right? Change in input. इस चीज को हम लोग बहुत ही आई वुड से बेसिक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स से मेरे पास 2 एल्गोरिथम है. Okay, so let's say this is algorithm A1, this is algorithm A2. This x-axis denotes input size and y-axis denotes time taken, right. Now just think about it. अगर हमारे पास एक ऐसा एल्गोरिथम A1 है जो छोटे इनपुट साइज पे तो फास्ट चल रहा है, इसका टाइम टेकन कम है, लेकिन बड़े इनपुट साइज पे तुम देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल जा रहा है, राइट. जैसे जैसे हम लोग इनपुट बढ़ा रहे हैं, इसका टाइम कंजम्पशन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है. वेयर एज हमारे पास एक एल्गोरिथम है A2 जिसका अगर इनपुट साइज छोटा है तो वो थोड़ा स्लो चलता है, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोग इनपुट साइज बढ़ाते हैं उसका टाइम टेकन बहुत ही ज्यादा नहीं बढ़ा है, राइट. यू कैन सी कि इस इनपुट साइज के लिए इसका टाइम टेकन स्टिल कंसिडरेबल है, बट A1 तो एक्सपोनेंशियल जा रहा है ऑलमोस्ट, राइट. सो इनपुट साइज के चेंज में अगर हम लोग इनपुट साइज में चेंज करते हैं तो एल्गोरिथम का टाइम टेकन कैसे चेंज हो रहा है,
दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के लिए ये फाउंडेशन रहने वाला है कि इनपुट साइज के चेंज के साथ टाइम टेकन कैसे बदल रहा है, और टाइम टेकन के लिए हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस को कंसिडर करने वाले हैं, राइट कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी ज्यादा लगेंगी, जो कि अभी हमने देखा कि इनपुट साइज को चेंज करने से नंबर ऑफ ऑपरेशन बदल सकती हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाउंडेशन फॉर एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कि यार छोटे इनपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई एल्गोरिथम फास्ट चल भी रहा है तो हम लोग छोटे इनपुट के लिए बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे छोटे इनपुट पे फॉर एग्जांपल 1 to 5 में तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, टोटल 5 है। तो अगर कोई एल्गोरिथम 5 से ज्यादा मान लो 10 ऑपरेशंस भी ले रहा है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है हमें। बट अगर इनपुट साइज बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि वो एक कंसिडरेबल इनपुट साइज हो जाए, फॉर एग्जांपल समवेयर अराउंड 10^3, 10^5, 10^8, इस लेवल पे अगर हमारा इनपुट पहुंच जाए और टाइम टेकन में एक ड्रास्टिक चेंज आने लग जाए, तो हम लोग बड़े इनपुट साइज के रेफरेंस फ्रेम में कंपेयर करेंगे एल्गोरिथम्स को, राइट। नाउ फन फैक्ट कि आपका कंप्यूटर, जो भी मॉडर्न डे कंप्यूटर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी सर्वर्स पे आप कोड सबमिट करने वाले हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 10^8 से लेकर 10^9 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। एक सेकंड में 10^8 से लेकर 10^9 इंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली इस रेंज के आसपास एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए 10^8 इंस्ट्रक्शंस मान के चलते कि एक सेकंड में 10^8 इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। तो जब भी आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे, ऑनलाइन कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉब्लम सबमिट कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको ये एक सेकंड की टाइम लिमिट दिख रही होगी, कभी कभी 2 सेकंड की टाइम लिमिट होगी, ऐसे टाइम लिमिट दिखता है। उस टाइम लिमिट को बताने का मतलब यही है कि आपको अपना एल्गोरिदम, चाहे कोई भी इनपुट हो, कितना भी बड़ा इनपुट हो, 10^8 इंस्ट्रक्शंस या उससे कम में खत्म करके देना है, राइट। सो इनपुट साइज के बेसिस पे कितने इंस्ट्रक्शंस लगने वाले हैं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट कि हमारे चेंज इन इनपुट के साथ नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे चेंज हो रहा है, ये चीज डिटरमाइन करेगी कि कौन सा एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंट है। अब जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग बड़े इनपुट साइज के लिए ज्यादा कंसर्न है, वी आर मोर कंसर्न अबाउट बिगर इनपुट साइज, बिकॉज स्मॉलर इनपुट साइज के लिए तो अगर हमारी 10, 20, 30, 40 इतनी ऑपरेशंस भी लग रही हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम खुद सोचो एक सेकंड में तुम्हारा कंप्यूटर 10^8 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो 10-20 इंस्ट्रक्शंस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंस्ट्रक्शंस है, राइट। तो मैं कह सकता हूं कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सो छोटे इनपुट पे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वैसे ऐसे छोटा इनपुट मतलब जिसपे टाइम टेकन बहुत ही कंसिडरेबली कम है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंसिडरेबली कम है। लेकिन अगर इनपुट एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए जहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो कि टाइम कंसिडरेशन इवैल्यूएट करवा रहा है, वो बहुत ही तेजी से चेंज होने लग जाए, बहुत ही तेजी से उसमें ड्रास्टिक चेंज आने लग जाए, उस लेवल पे जब हमारा इनपुट साइज पहुंच रहा होगा, उतना बड़ा जब इनपुट साइज पहुंच रहा होगा, तो हम लोग एक्चुअली कंसिडरेबल रहेंगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। ओके, नाउ अब अगर हम लोग इस पीस ऑफ कोड पे ध्यान दें, सो लेट मी जस्ट क्विकली ब्रिंग अ स्क्रीनशॉट। इस फंक्शन को हम लोग कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशंस इवैल्यूएट कर सकते हैं हम यहाँ। सो नाउ आई हैव बोथ द फंक्शंस, राइट, लेट्स सी। We have these two functions. One is sum in range optimized, one is sum in range. Now if you carefully see, if let's say we say that y minus x plus 1 is the number of terms, and let's say we call it as n, right? So this for loop is going to go for n iterations. Technically in every iteration the for loop does this particular for loop. We can have a different for loop. हमारे पास कोई और for loop होगा तो वहां पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन चेंज होगी। तो हम क्या है, हम कह सकते हैं कि हर आइट्रेशन पे for loop एक कंपैरिजन करता है कि क्या ये इस आइट्रेशन में मैं एक वैलिड कंडीशन में हूं या नहीं हूं। सो एक ऑपरेशन लगेगा कंपैरिजन का, एक ऑपरेशन लगेगा रिजल्ट में आई ऐड करने का, और एक ऑपरेशन लगेगा आई को इंक्रीमेंट करने का। तो अगर टोटल n आइट्रेशंस हैं और हर आइट्रेशन में मैं 3 ऑपरेशन कर रहा हूं, तो इस फॉर लूप में टोटल मैं 3n ऑपरेशंस या 3n इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा हूं, राइट। उसके बाद हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन यहां पे है जहां पे हम लोग रिजल्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहां पे जब हम लोग आई को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास यहां पे जब हम लोग रिजल्ट को रिटर्न कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितनी हो गई हैं?
टोटल इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं 3n+3, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से रफली 3n+3 इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, राइट। अब प्रॉब्लम को अगर हम लोग बहुत ही ध्यान से इवैल्यूएट करें, सो प्रॉब्लम में गिवन था कि y की रेंज हो सकती है एज बिग एज 10⁸, x की रेंज हो सकती है मिनिमम 1। सो कैन आई से इन द वर्स्ट केस में अगर हमारे पास सबसे बड़े इनपुट्स आते हैं तो x आ जाएगा 1, y आ जाएगा 10⁸। इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁸। सो टोटल इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे 3 × 10⁸ + 3, ये हमारे टोटल इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। अब ध्यान से सोचने की बात क्या है कि 3 × 10⁸ + 3, 10⁸ बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम लोग 10⁸ के ऑर्डर की इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करने वाले हैं तो 10⁸ तो बहुत बड़ा नंबर है। 3 × 10⁸ + 3 में इस +3 का ऑलमोस्ट कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि 1 2 3 आइट्रेशन से हमारे कंप्यूटर को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। सो कैन आई से कि अगर हमारे पास टोटल 3 × 10⁸ + 3, जो कि कहां से आया 3n+3 से आया, अगर हमारे पास इतनी ऑपरेशंस टोटल लग रही हैं, सो कैन आई से कि दिस लोअर टर्म कैन बी निग्लेक्टेड। वाई? बिकॉज जब हम लोग 10⁸ के ऑर्डर की ऑपरेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऐसी छोटी कांस्टेंट टर्म्स या लोअर डिग्री टर्म्स मैटर नहीं करती, राइट। सिमिलरली 3 × 10⁸ operations is going to be approximately 10⁸ operations। तो यहां पे भी जो कांस्टेंट हमारे पास निकल के आ रहा है हम लोग इसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो टेक्निकली स्पीकिंग व्हेन यू से दैट यू हैव 3n+3 इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग यू हैव n इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अगर सिर्फ n इंस्ट्रक्शंस भी लग रही होती तो भी n की वैल्यू मैक्सिमम 10⁸ जा सकती है, एंड 10⁸ इज ऑलरेडी अ वेरी सिग्निफिकेंटली बिग नंबर। तो अगर हमारा कंप्यूटर 10⁸ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पाएगा तो 3 × 10⁸ + 3 भी कर ही पाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि 10⁻12 इंस्ट्रक्शंस पे पहुंच गए तो अब तुम खुद सोचो कि 10⁻12 मैग्नीट्यूड में काफी बड़ा है 10⁸ से, तो वहां पे कंसिडरेशन चेंज हो जाती। बट यहां पे ये कॉन्स्टेंट्स काफी छोटे हैं, और ये एक बहुत ही फंडामेंटल फैक्ट है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के ऊपर कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस लोअर डिग्री टर्म्स जो तुम्हारे एल्गोरिदम के ओवरऑल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटेशन पे बहुत बड़ा फर्क नहीं डालती हैं, उनको ये निग्लेक्ट कर देगा, राइट। सो इफ यू carefully see here, then overall this is a constant term, we are going to neglect the constant term, this is a constant term we are again going to neglect, and these three are some constant terms which are going to be executed n times, so 3n is again approximately going to be n. So overall you can say that in the worst case this can go for n instructions, right? Now if you carefully consider this सम इन द रेंज ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन, ये वाला फंक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें तो अब यहां पे x और y की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कांस्टेंट ऑपरेशन है n इनिशियलाइज करना, a इनिशियलाइज करना एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, यहां पे ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट ऑपरेशन है, और ये डिवीजन एक कांस्टेंट ऑपरेशन। सो ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेटली 6 हम लोग एक आधी और इंस्ट्रक्शंस जैसे रिटर्न कर रहे हैं 7। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 ऑड इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं। अब x की वैल्यू चेंज कर दो, x की वैल्यू 1 से लेकर 100 कर दो, x = 100, y is 10⁸। ये फंक्शन स्टिल 10 इंस्ट्रक्शंस ही देगा। x की वैल्यू 10⁵ कर दो, y की वैल्यू 10⁸ कर दो, ये स्टिल 10 इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट करेगा। सो कहने की बात क्या है कि यहां पे आप इनपुट में कुछ भी चेंज करो, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कांस्टेंट रहती है। सो हम यहां पे कह सकते हैं दीज हैव कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस, राइट। सो यहां पे इनपुट चेंज पे चेंज इन द इनपुट साइज, जैसे जैसे इनपुट का साइज बढ़ा रहे हैं इंस्ट्रक्शंस नहीं बढ़ रही हैं फॉर, बट इनसाइड दिस फंक्शन सम इन रेंज, इनिशियली मान लो x की वैल्यू 1 होती, y की वैल्यू 10 होती, तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 आइट्रेशंस लेते। बट जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 10⁸ है, तो आप 10⁸ आइट्रेशंस लेने वाले हो। तो इनपुट साइज बढ़ाने से इस वाले फंक्शन में नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ती जा रही हैं, जबकि यहां पे उन पे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है।
सो अगर अब हम इन दोनों एल्गोरिदम्स को कंपेयर करें, so this algorithm is better and optimized. Why? Because there is not much change in the time or the number of operations you are executing with respect to change in input. It is constant. Whereas here, if the input grows, the time taken will also grow. So this is going to be way faster because the input can be as big as possible. This solution is definitely going to work, right? Although both of them will work within 1 seconds, because this is also approximately 10 to the power 8 instructions only. So both of them will work within 1 second, but still this is going to be extremely fast, because change in the input size, growth in the input size is not making any change in the growth of the time taken. And this is what asymptotic analysis is. asymptotic analysis में हम लोग ये assume करेंगे कि कितनी इंस्ट्रक्शंस इनपुट के चेंज होने पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम लोग इनपुट के चेंज के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितनी इंस्ट्रक्शंस इंक्रीज हुई, कितनी इंस्ट्रक्शंस डिक्रीज हुई। सो इस फंक्शन में इनपुट क्या था, ये नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स इनपुट का साइज बता रही है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है, इंस्ट्रक्शंस बढ़ते जा रहे हैं और लीनियरली बढ़ रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ लाइक लीनियरली ग्रोइंग, राइट, 3n+3। आगे आने वाले सेक्शंस पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे ये क्वाड्रेटिकली लाइक n स्क्वायर के ऑर्डर पे ग्रो करेगी या लॉगरिथमिकली ग्रो करेगी। ऐसे एग्जांपल्स भी हम लोग लेने वाले, राइट। So if I have to summarize what is time complexity analysis in terms of asymptotic analysis, in asymptotic analysis, we always consider number of instructions. We always care about big input values. So when we have big input values, small constants doesn't matter. Small constants doesn't matter. We have to compare two algorithms. So we will see how many instructions with respect to the input change it is executing. So we talk about in terms of input size. So always and always we are going to talk in terms of input size and the algorithm which is having slow growth. What is growth? Growth is change in the number of operations or number of instructions with respect to change in the input size. तो ये growth जिसकी कम होगी वो बेटर एल्गोरिथम होगा। तुम देखो यहां पे इनपुट साइज को बढ़ाने से टाइम में कोई ग्रोथ नहीं है या नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, बट यहां पे लीनियरली ग्रो कर रहा है। सो हम लोग ग्रोथ कंपेयर करने वाले हैं। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम हम लोग अगर बात करें तो ये क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट साइज। कि इनपुट साइज को चेंज करने से नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में कितना ग्रोथ आया, कितना चेंज आया, दिस विल बी द ग्रोथ। तो जिस एल्गोरिथम का ग्रोथ स्लो होगा, जिस एल्गोरिथम का ग्रोथ स्लो होगा वो एल्गोरिथम बेटर परफॉर्म करेगा। सो इफ आई से y is equals to x, this is going to be a linear curve, you can see. Whereas if I write y is equals to some constant, let's say 10, now you can see just like how we are making change in the x axis, there is no change in the blue line, it's always constant. So the growth is 0, there is no growth in this. Whereas y is equals to x is linearly growing. If I have something like y is equals to x, let's say x plus 5, you can see x and x plus 5, they are not having a huge difference, right? The growth is linear in both of them. So we are only going to talk in terms of growth. हम लोग growth देखने वाले हैं. So दोनों के दोनों linearly ही proceed कर रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क नहीं है. Whereas if you do something like 2x square, अब 2x square तुम देखोगे, so यहाँ पे ये एक पैराबोलिक कर्व आ रहा है, और अब अगर क्योंकि ये पैराबोलिक कर्व आ रहा है तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी है, मतलब थोड़ा सा इनपुट चेंज करने पे ही 2x स्क्वायर बहुत ही जल्दी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंक्रीज कर देगा. सो लीनियर के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है. वेयर एज इफ आई डू समथिंग लाइक log x, तो अब तुम log x देखो, ये ब्लैक लाइन तुम देखोगे तो ये log x तुम देख सकते हो लीनियर के रिस्पेक्ट में इनिशियली थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें ग्रोथ दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें ग्रोथ इनिशियल इनपुट पे ग्रोथ दिखेगा, बट उसके बाद लाइक बहुत बड़ी इनपुट चेंज पे भी ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा. तुम देख सकते हो अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम आउट भी कर दूं, सो ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सेस ही होता जा रहा है. तो log x इज डेफिनेटली बेटर देन x ऑल्सो, राइट. सो हम लोग जब भी ये ग्रोथ कैलकुलेट करने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा एल्गोरिथम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस मान लो कांस्टेंट रखता है तो काफ़ी फास्ट है. उससे हल्का स्लो है अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस
log n के ऑर्डर की हैं। उससे थोड़ा और स्लो है अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस रूट n के ऑर्डर की हैं, n मतलब इनपुट साइज। उससे थोड़ा और स्लो है अगर n के साइज की हैं, राइट, कि अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस n के ऑर्डर की हैं तो ग्रोथ लीनियर होगा। उससे थोड़ा और स्लो है अगर हमारी इंस्ट्रक्शंस n log n के कर्व के बेसिस पे। सो n log n का कर्व कैसे दिखता है, प्लॉट कर सकते हैं। सो y इज इक्वल्स टू x log x। सो ये रेड कर्व इज x log x। ये लीनियर जैसा तुम्हें दिख रहा है बट एक्चुअली दिस इज नॉट लीनियर। अगर तुम बहुत ही जूम इन करो तो ये ग्रीन लाइन और पुरानी रेड लाइन के कंपैरिजन में यहाँ पे तुम्हें चेंज पता लगेगा। ये कर्व, ये वाला कर्व है x log x का, जबकि ये कर्व है लीनियर का। तो छोटी वैल्यूज के लिए लीनियर तुम्हें लगेगा कि बेटर चल रहा है, बट बाद में सॉरी x log x तुम्हें लगेगा बेटर चल रहा है, बट बाद में लीनियर बेटर चल रहा है, क्योंकि x log x इज बिगर देन x, राइट। सो अगर हमारा एल्गोरिदम कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस ले रहा है तो काफी बढ़िया है। log n उससे थोड़ा स्लो है, रूट n उससे थोड़ा और स्लो है, n थोड़ा और स्लो है, n log n थोड़ा और स्लो है, और ऐसे ही करते करते अगर हम लोग n स्क्वायर पहुंच जाते हैं तो काफी स्लो है, n क्यूब काफी स्लो है। सिमिलरली अगर हम लोग समथिंग लाइक 2 raised to the power n एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे पहुंच जाए तो वो और स्लो है। सो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा एल्गोरिदम चेंज इन इनपुट साइज पे जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस ऑर्डर की एग्जीक्यूट करता है, तो हम लोग दो एल्गोरिदम्स को कंपेयर कर पाएंगे। अगर हम लोग इस एल्गोरिदम सम इन रेंज ऑप्टिमाइज की बात करें, सो दिस इज वर्किंग इन कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट, दिस इज वर्किंग इन n इंस्ट्रक्शंस विद चेंज इन इनपुट। सो दिस वन इज स्लो, this one is slow and this one is fast. Why the first one is fast? Because the growth of the first one is slow. So हम ग्रोथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, जिसकी ग्रोथ स्लो है वो फास्ट एल्गोरिदम है। ग्रोथ का मतलब कि इनपुट साइज चेंज करने पे इंस्ट्रक्शंस कितनी बढ़ जाती हैं, ये उसका ग्रोथ है। तो जिसका ग्रोथ कम होगा मतलब इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही हैं, वो एक फास्ट एल्गोरिदम होगा, वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ असिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो अभी तक हम लोगों ने ये बात कर ली है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है, क्यों हम लोग दो प्रोग्राम्स को नंबर ऑफ ऑपरेशंस के बेसिस पे कवर कर रहे हैं, राइट। और एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की क्या आई वुड से बेसिक फाउंडेशन है कि हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंसिडर करेंगे चेंज इन इनपुट साइज के साथ, हम लोग बड़ी वैल्यूज को ही कंसिडर कर रहे हैं तो स्मॉलर डिग्री टर्म्स हम लोग अवॉइड कर देंगे। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और उनके नोटेशंस की। तो अब टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के भी कुछ तरीके होते हैं, राइट, या मैं कहूँ टाइप्स होते हैं, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब हम लोग सेम फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं, रेंज इन सम का, इस फंक्शन को जिसपे हमने फॉर लूप लगाया था। अब तुम एक खुद बात बताओ, लेट्स से कि अगर x की वैल्यू 1 हो जाए और y की वैल्यू भी लेट्स से 1 हो जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैक्स 2 हो जाए, 1 या 2 ऐसा ही कुछ केस हो, राइट। इस केस में तो फॉर लूप एक ही बार चलेगा, इस केस में तो फॉर लूप ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम पे ही चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एल्गोरिदम काफी फास्ट चले, छोटे इनपुट पे हो सकता है काफी फास्ट चल रहा हो। वहीं पे अगर y की वैल्यू 10⁵ हो गई, इस केस में आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन 10⁵ के ऑर्डर के होंगे, तो चेंज इन इनपुट से तो आपके एल्गोरिदम पे फर्क पड़ रहा है, राइट। सो अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्लेक्सिटी एनालिसिस क्या होती है। सो कंप्लेक्सिटी एनालिसिस को हम लोग 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। कि यार चेंज इन इनपुट साइज के साथ वर्स्ट टू वर्स्ट मेरे एल्गोरिदम के साथ क्या हो सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट चेंज इन इनपुट के साइज के साथ मेरे एल्गोरिदम के साथ क्या हो सकता है, दैट विल बी द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट विल बी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि यार चेंज इन इनपुट साइज तो हुआ बट ड्यू टू सम कॉर्नर केसेस और समथिंग, बेस्ट केस में मेरा एल्गोरिदम कितना फास्ट चलेगा, कितनी कम ऑपरेशंस में मेरा काम हो जाएगा। एंड व्हाट इज एवरेज केस, एवरेज केसेस ऑन एन एवरेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिदम, कि जब तक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट हुआ बार बार, कभी छोटे इनपुट पे, कभी बड़े इनपुट पे, कभी ऑन एन एवरेज मीडियोकर इनपुट पे। सो ओवरऑल ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कंज्यूम हुए एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने में, वो उसका एवरेज केस एनालिसिस होगा। जब भी हम लोग कहते हैं कि इस एल्गोरिदम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दो, तो जनरली हम लोग वर्स्ट केस के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बेस्ट केस ऑलरेडी
फास्ट होगा वर्स्ट के मुकाबले, राइट। ये हो सकता है तीनों केसेस सेम हो, ये भी हो सकता है, बट अगर तीनों केसेस सेम है तो भी सिर्फ वर्स्ट केस के बारे में बात करना सेंसिबल है। और अगर बेस्ट केस बेटर है वर्स्ट केस से, तो भी वो कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और कम टाइम में एग्जीक्यूट होना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर काफी ऑलरेडी फास्ट है। हमें देखना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग रहा है। सो इस चीज को समझने के लिए, एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, given an array and a value x, return the index of the array at which x is present. At which x is present. If x is not present, return -1. Okay, let's see. So अब हमारे पास सवाल है कि हमारे पास एक एरे गिवन है, राइट। आई एम अज्यूमिंग कि इंटीजर एरे, ठीक है। एंड वी हैव सम एलिमेंट्स लाइक लेट्स से 5 6 1 3 8 10 2, okay, and we have a value x, let's say equals to 10. We have to return the index at which 10 is present. So here let me write the indexes also of the array. We know, right, that arrays in C++, of course, as well in Java also, it's zero based index. In few languages we do have one based index, but for the timing we will consider zero based indexing, right? So on index 5 we have the value 10. So for this test case the answer should be 5. We have to return the index. Okay, now how can we solve this problem? It is very easy to solve this problem, right? We have a set of elements, we want to search for an element. How about कि मैं हर एलिमेंट पे एक एक करके जाऊं? We go to every element one by one. So let's say we go to the 0th index. Is this element equals to x? No. Then we go to the first index. Is this element equals to x? No. We go to the second index. Is this element at the second index equals to x? No. Then we go to the third index. Is this element at the third index equals to x? No. Is this element at the fourth index equals to x? No. Is the element at index 5 equals to x? Yes. So the moment you found that at index 5 you were having the value of x, you are going to return the index 5, right? So how the code will look like? You'll say for int I equals to 0, I less than, let's say the size of array is n, I plus plus. If ARR at I equals to x, return I. Immediately return I, right? Just compare. If this value is equals to x, return I, otherwise just move forward to the next iteration. If you never found it, return -1, right? I'm just writing a pseudo code. Now if you carefully see, this looks like a for loop, right? This looks like a for loop. You are going to the whole array, right? And then you are checking for the corresponding solution. Now in this case, in this algorithm, what will be the worst case that can happen? The worst case that can happen is you iterated the whole array. आपने पूरी की पूरी array search करी, आपने पूरी की पूरी array पे iterate करा, but आपको कुछ नहीं मिला. For example, x is equals to 22. For x is equals to 22, the answer will be -1. Why? Let's see. Is the value at the 0th index equals to x? No. Is the value at the first index equals to x? No. Is the value at the second index equals to x? No. Is the value at the third index equals to x? No. Fourth index equals to x? No. Same for fifth index? No. Sixth index? No. You iterated on all the indexes. आप सारे indexes पे गए, आपने सारी values check करी, और आपको किसी भी index पे x नहीं मिला. So ये fact क्या conclude करता है कि x तो present ही नहीं था. तो आपने, अगर size of the array n है, तो n all the n indexes you searched, आपने सारे n index को search करा, but आपको आंसर नहीं मिला. So जब भी x की ऐसी वैल्यू होगी जो array में present नहीं होगी, you are bound to have n operations or n instructions in the for loop. जब भी आपके पास x की ऐसी वैल्यू है जो array में present नहीं है, आपको हमेशा n instructions लगेंगे, and this will be the worst case, क्योंकि कभी n से ज्यादा instructions नहीं लग रहे होंगे. So we can say in the worst case you will be doing n instructions, right?
Now what can be the best case? The best case can be in the first iteration only you found the element, that is on the zeroth index you found the element. आपको for loop में आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा, हर बारी आपका जो zeroth index है वही आपका आंसर है. So is the element at the index 0 equals to x? Yes. So you just return 0. So here the answer will be 0, right? Here the answer will be 0. So in the best case you are going to do what? One instruction. So one instruction is going to be what? Constant, right? एंड ऑन एन एवरेज क्या हो सकता है कि आपको अपना एलिमेंट कहीं बीच में मिल जाए, लाइक इस पोजीशन में मिल जाए, लाइक x/3th पोजीशन में मिल जाए, x/2th पोजीशन पे मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, राइट? सो हो सकता है आपको हाफ ऑफ द एरे ट्रैवर्स करना पड़ा, तब आपको मिल गया. कभी कभी 1/3 एरे ट्रैवर्सल पे हो गया, कभी 1/4 एरे ट्रैवर्सल पे हो गया. कभी कभी हो सकता है कि n-1th इंडेक्स पे मिले, n-2th इंडेक्स पे मिले. सो ऑन एन एवरेज वी कैन से कि कुछ n/p नंबर ऑफ आइट्रेशन में मिल जाएगा एंड p विल बी कांस्टेंट. सो यू कैन से कांस्टेंट्स को तो हम अवॉइड कर देते हैं. तो एवरेज केस में भी हमें अप्रोक्सीमेटली n इंस्ट्रक्शंस लग रहे होंगे, राइट? सो यू कैन सी, राइट, इस प्रॉब्लम में वर्स्ट केस और एवरेज केस अप्रोक्सीमेटली सेम है. बेस्ट केस बढ़िया होगा क्योंकि हो सकता है कि आपको जीरोथ इंडेक्स पे अपना एलिमेंट मिल जाए, तो आप एक इंस्ट्रक्शन में, दैट इज कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन में अपना काम कर पाएंगे. बाकी के सारे केसेस में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फॉर लूप तो एग्जीक्यूट करना ही होगा. अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है. वर्स्ट केस का मतलब है कि बुरे से बुरा आपका एल्गोरिदम अगर चलेगा तो कितनी इंस्ट्रक्शंस लेगा. वर्स्ट केस मतलब इससे खराब एल्गोरिदम नहीं चल सकता, मतलब इस एल्गोरिदम में n से ज्यादा आइट्रेशंस कभी फॉर लूप करेगा ही. बेस्ट केस मतलब ओवरऑल कोई ऐसा केस हो जहां पे हमारा एल्गोरिदम एक्सट्रीमली फास्ट चल जाए, उससे जल्दी कभी एल्गोरिदम चल ही नहीं सकता. मतलब एक आइट्रेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना, कभी बिना एक भी आइट्रेशन करे तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. सो दैट विल बी द बेस्ट केस. एंड एवरेज केसेस की बहुत बार आपने ट्राई करा, बहुत सारे डिफरेंट वेरिएड इनपुट के लिए, वेरिएंट्स के लिए ट्राई करा, और फिर ऑन एन एवरेज क्या अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ऑपरेशंस लग रही हैं, दैट विल बी योर एवरेज केस कंप्लेक्सिटी. सो इस बेस्ट केस और एवरेज केस और बेस्ट वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी को डिनोट करने के लिए हमारे पास कुछ नोटेशंस होती हैं. For worst case we have big O, for best case we have big omega, and average case we have big theta. So the symbol looks like this: big O, this is big omega, and this is big theta, right? So हमारे पिछले केस में जहां पे हमारे पास वर्स्ट केस में अप्रोक्सीमेटली n इंस्ट्रक्शंस लग रही थी, in the worst case we can say that will be big O of n. एवरेज केस में भी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली n इंस्ट्रक्शंस लग रही थी, दैट वी विल से एज थीटा ऑफ n. और बेस्ट केस में हमारे पास कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस लग रही थी, सो वी से ओमेगा ऑफ 1. जब भी हमें कांस्टेंट डिनोट करना होता है हम 1 लिख देंगे, राइट? मान लो आपके 5 इंस्ट्रक्शंस है, वो भी कांस्टेंट है. 15 इंस्ट्रक्शंस है, वो भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब इनपुट के चेंज पे वो चेंज नहीं हो रही है, तो कांस्टेंट है. जब भी कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी आप वहां पे जस्ट 1 लिख दो, आपका काम बन जाएगा, राइट? सो जब भी हमारे पास कोई एल्गोरिदम होगा जिसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, जिसके हम लोग वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस एनालाइज कर रहे हैं, जैसे हमें पता लगेगा अच्छा वर्स्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट नंबर ऑफ ऑपरेशंस n के ऑर्डर से चेंज हो रही हैं, तो वी विल राइट बिग ऑफ n. हो सकता है नंबर ऑफ ऑपरेशंस n² के ऑर्डर पे चेंज हो रही है, तो यू विल राइट ऑर्डर ऑफ n², राइट? तो आगे आने वाले पार्ट्स में हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं जिसपे हम लोग देखेंगे कि वर्स्ट केस क्या होगा. क्योंकि कभी भी इंटरव्यूज में, कभी भी रियल लाइफ सिचुएशन में अगर आपसे पूछा जाता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑल्दो आप तीनों बता सकते हो कि वर्स्ट केस क्या है, बेस्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, बट जनरली अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो तो हम वर्स्ट केस के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, क्योंकि वर्स्ट केस में ही सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है. कम टाइम वाले केसेस हमारे लिए उतना मैटर नहीं करते, ज्यादा टाइम वाले केसेस हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं. सो हम लोग एनालाइज करेंगे वर्स्ट केस हमेशा, बट स्टिल यू कैन गिव बेस्ट केस एंड एवरेज केस यूजिंग बिग ओमेगा एंड बिग थीटा, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लेक्सिटी नोटेशंस, टाइम कंप्लेक्सिटी नोटेशंस. ऐसे ही सिमिलर नोटेशन स्पेस कंप्लेक्सिटी में आएगी, तो हम लोग स्पेस कंप्लेक्सिटी के ऊपर बाद में बात करेंगे. तब हम लोग देखेंगे कि स्पेस कंप्लेक्सिटी होती क्या है, बट नोटेशंस वहां भी काइंड ऑफ सिमिलर रहने वाली है. ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अप अ फ्यू एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल्स के बेसिस पर ट्राई करते हैं समझने की कि कंप्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की क्या है, और हम लोग वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं. तो मैं एक कोड लिखने वाला हूं, यहां एक सिंपल पीस ऑफ कोड में लिख रहा हूं, राइट?
So that's it. एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है मैंने. अब इस सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में तुम देख सकते हो बहुत कुछ हो रहा है. ऊपर हमने आईओ स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड करी है, तो लाइब्रेरी का कोड ब्रिंक लाने में कुछ टाइम लगेगा. नेम स्पेस सेटअप किया है, इंट मेन फंक्शन सेटअप किया है. ये सारी चीज़ें तो दूसरे प्रोग्राम में भी रहने वाली हैं. वहाँ पे भी हमें कुछ लाइब्रेरी का कोड लाना पड़ सकता है, नेम स्पेस सेटअप करना पड़ सकता है. तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को तो हम लोग अवॉइड करेंगे. ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कॉमन ही रहने वाले हैं, जिससे हमारे लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लॉजिक लिखने के लिए हमें सी आउट करने के लिए आईओ स्ट्रीम तो चाहिए ही, तो लॉजिक से इंडिपेंडेंट है आईओ स्ट्रीम लाना. अब अगर आप मेन लॉजिक देखो तो यहाँ पे मेन लॉजिक में क्या हो रहा है, सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है. आपके पास सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है जो प्रिंट हो रही है, राइट. टेक्निकली आपके पास कोई इनपुट भी नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग कांस्टेंट, इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं. सो यहाँ पे कंप्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ 1. जब भी आपके पास कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, आप 1 लिख दो. तो वर्स्ट केस में यहाँ पे तुम देखो, इनपुट तो पहली बात है ही नहीं, चेंज इन इनपुट का बहुत ज्यादा सवाल उठता नहीं है. तो वर्स्ट केस में हमेशा ये बस एक लाइन प्रिंट कर देगा, दैट इज अ कांस्टेंट ऑपरेशन, इट्स नॉट गोइंग टू वेरी विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट. नाउ ये तो आसान सवाल था. एक और सवाल रखते हैं जो कि टेक्निकली इससे थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ओवरऑल आसानी है. Okay, so what we are going to do, we are going to try to traverse on an array of length n. So let's say you will be given an array and you are going to just iterate over the array, and maybe you can just sum the elements of the array or just print all the elements of the array, something like this. So let me write this piece of code. So let's say you have an array, right? Currently we have a 9 length array, right? And or let's do one thing, we can have a for loop. Right, let's do one thing. So this will be an integer array, right? And let's say we are going to store the length separately. So I less than n. And let's say what we want to do is cout arr at I, and then let's say a new line. Okay, simple piece of code. If you run it, it is going to print all the elements of the array, right? So let's bring up this code. We don't need the IOStream and namespace, so I'm just avoiding it. Okay, let's see. So we are traversing over an array. You can even take the sum of the elements of the array, right? So here we created the array. So this is like preparing the input. Our logic was to print the array. So preparation of the input is not going to be considered. Same thing here. We are just prepping the input, right? Because the problem is you will be given the array and you have to like print it. Now here you can see, if the length of the array is 10, you are going to make 10 operations here, because the one operation is comparison, one operation is increment, one operation is printing. So there are 3 operations. If there were if the value of n was 10, you would have done 3 into 10, 30 operations. If the value of n was 100, you would have done 3 into 100, 300 operations. So if you will be having the value of n as the size of the array, you will be doing 3n operations, and then you are doing technically a return 0. So 3n plus 1. This is a constant, you will avoid it. 3 is a constant, you will avoid it. So overall, with respect to change in input, you are approximately doing n operations only. So the worst case here is order of n, right? Because you are having n operations. If the value of n changes, the number of operations change with respect to n. So it's a linearly growth. It's a linear growth for this for loop. So this is simple, right? Now let's take one more example. Let's take an example of time complexity
when we are traversing two individual arrays, one is of length m and one is of length n. So let me write this piece of code here. um, okay, so let's prepare two arrays. I'll bring few arrays from here. Let's say this is ARR1. Let's have ARR2. Let's jumble up some elements. Okay, now here the length is going to be what? 339, sorry, 33639, right? I guess we have same number of elements. Okay, so and let's remove one element here. So now this is 8, so here the size is 8. Okay, now let me write a for loop like this. So let's say for I less than n, I plus plus. We have one for loop here, and then we have one more for loop here. Right, and then we can say, let's say we want to sum up the elements separately. So let's say int sum1 is equals to 0, int sum2 is equals to 0. So we can say sum1 plus equals to ARR of I. This is ARR of 1 at I. Similarly, sum2 will add ARR of 2 at I, and we'll do cout sum1 sum2. Okay, if you cut out this piece of code, let's try to analyze this. Now what we are doing here is we have got two arrays, right? We have an array ARR1, ARR2. So this is like input preparation. We are going to avoid it, right? Because input preparation, whatever, like if you have a new I would say input, so that we will also prepare, right? So it's going to be separate. Now you are initializing two variables here. Initialization of a variable is a constant task, so we'll just avoid it. Now you have a for loop here. This for loop is running n times and it is having 3 instructions. So overall it is executing 3 n times, right? Which is approximately n times only, because we are going to avoid the constant. And after this for loop is done, once this for loop is done, then we are executing another for loop. So after these 3 n iterations, after these we are going to execute this for loop where we are going to have 3 m iteration, which is approximately m, right? So you can see comparison, increment and sum. So once the for loop at line number 12 is done, then we start executing the for loop at line number 16. So after 3 n instructions, we are executing the remaining 3 m instructions. Then this is a constant of printing both of them, and then returning 0 is constant. So overall, if you avoid constants, you have got n plus m instructions in the worst case. That is big O of n plus m, right? So why we are adding? Because after executing 12 for loop at line number 12, we are executing for loop at line number 16. So just think about it. If n is 10, so these 30 operations will happen first, and let's say if m is equals to 2, then these 6 operation will happen later. So total operations will be 36. So you are going to add up the, I would say, number of operations when we have two separate for loops. See, two individual arrays of length n and m we are going to traverse. So we have to separately traverse both of them, right? They are not dependent on each other, they are independent of each other, and that's why we are having a symbol of sum, that is number of instruction of the first for loop plus, when the first for loop is done, number of instructions of the second for loop. This is going to imply to the major bigger I would say change in number of operations with respect to the input size. So this is something that we have to do. So the answer here is going to be order of n plus m, right? Okay, now let's talk about nested loops, right? Previous one was two different loops, one outside the other. Now let's talk about nested loops. So let me write a nested loop in front of you, and this is going to be really very interesting.
let me copy paste this boilerplate from here. Let's say we have int n is equals to 5. I less than n, I plus plus. J less than I, j plus plus. Let's say j less than n. Let's try to print some pattern. Okay, if you try to run this code, it is going to give you a pattern like this, right? If you will change the value of n to I here, it is going to change the pattern a bit. It is going to change the pattern a bit, right? But for the timing, let's keep j less than n only. And that's it, right? So let's bring this piece of code and try to analyze the complexity for it. Okay, now this is going to be interesting. Now carefully see. In the previous example, if I go to the previous example, in the previous example, we were having one for loop, and outside that for loop, we were having the next for loop. Whereas here we have one for loop of I, and inside that for loop, we have another for loop. So this is nested loops. How to calculate complexity of nested loops? Now, nested loops can be confusing, but you only have to think about one simple thing in your mind. You just have to figure out one simple thing, that is total number of operations that you are going to execute with respect to change in input. So we will try to calculate total instructions to be executed, right? Now just think about it. We have a for loop. Inside that for loop, we have another for loop, and inside that for loop, we have a print statement. So how many times this print statement is going to get executed can somehow tell us few things. Now just think about it. When the value of I is equals to 0, the internal for loop execute n times, because j starts from 0, j less than n, j plus plus. This is similar to what we had here, right? I equals to 0, I less than n, I plus plus. So this is an order of n loop, right? This kind of loop is an order of n loop. So if you just look at the loop of j, forget about the loop of I. If you just look at this piece of code, this is doing what? N iterations, right? So this will do order of n iterations, right? When I is equals to 0, this for loop will do order of n iterations, but then I will move to 1. Then we will again come to this for loop, and this will again do n iterations. So when I was equals to 0, we did n iteration. When I is equals to 1, we will do n more iterations, like 3n, which is approximately n. Then when I becomes 2, when I becomes equals to 2, then again we are going to have n more operations, and so on and so forth, right? When I becomes n minus 1, then also you are going to have n iterations in the internal for loop, right? So based on the change in value of I, we are having change in the number of we are having an internal loop of order of n getting executed. So what will be the total number of operations? Total number of operations, if you avoid all the constant operations, like let's say this. So from this for loop, you can see when I is 0, you did n operations. When I is 1, you did n more operations. When I is 2, you did n more operations. So the total number of operations is going to be n plus n plus n, so on and so forth, plus n, which is what? How many terms are these? These are n terms. 0 to n minus 1 is what? N terms. So total number of terms is n, and in every term you have n. So can I say there will be total n square operations? There will be total n square operations, because in every loop of I, we are doing n iterations of j. Total iterations for I is n. In every iteration, you are doing n operations for j. So n into n is going to be order of n square, right? So the complexity for this piece of code is going to be order of n square. Okay. Now let's modify the code a bit. Let's, instead of j less than n, let's go to j less than I. If you run the code, you will get a new pattern, and let's try to analyze this. Now, if you carefully see, if I bring in the code, now let's just think about it. When the value of I is equals to 0, when the value of I is equals to 0, this becomes j less than 0.
value of 0 is not less than 0, so this loop is already done. We are not going to execute. So when I is equals to 0, j is giving 0 instructions, right? When I is equals to 1, this becomes j less than 1. So when I is 1, you are going to give one instruction. When I is equals to 2, j gives 2 instruction. When I is equals to 3, j gives 3 instructions. When I is equals to 4, j gives 4 instructions. When I is equals to n minus 1, last value of I is going to be what? N minus 1. J is going to give n minus 1 instructions. So what will be the total number of instructions? Total number of instructions are 0 plus 1 plus 2 plus 3, so on and so forth, n minus 1 times. This is technically what? Sum of the first n minus 1 natural numbers, which is what? N into n minus 1 by 2, which is approximately what? N square minus n square by 2 minus n by 2. Now, the total number of operations approximately that is coming is n square by 2 minus n by 2. Now, this is a lower degree term because let's say n is of order of 10 raised to the power 5. The square of 10 raised to the power 5 is going to be what? 10 raised to the power 10. So, 10 raised to the power 10 by 2 minus 10 raised to the power 5 by 2. This is already a very small value with respect to 10 raised to the power 10. So, we are going to absolutely avoid it. And then 10 raised to the power 10 by 2 is what? 5 into 10 raised to the power 10, which is approximately 10 raised to the power 10 only. So, we can even avoid the denominator, and hence the total number of operations or instructions comes out as n square instructions. So in the worst case, we are going to have order of n square time complexity, right? Because change in the input, if the value of n becomes 10, you give approximately 100 instructions. If value of n becomes 100, you approximately give 10 raised to the power 4 instructions. So with respect to change in input, you are changing your time with respect to n square. So the complexity is going to be order of n square, right? Now, let's take one more example. Let's take one more example for nested loop. I'm going to copy paste all of this. Now this should be simple. This should be a bit simple. Sorry, this should be a CPP file. Okay. Now, instead of going to less than I, let's say we go to square root of n, right? I'm going to import bit slash std c++. What is this header file? This header file actually includes a lot of other header files that you have to use, right? So all the math based operations, all the algorithm header file, IOStream header file, all the header files gets included automatically. So you can just include this header file. So j less than square root of n, j plus plus. Now if you see, the outer loop is going from 0 to n. So when the value of, if I try to draw it here, when the value of I is equals to 0, j does 0 instruction. When the value of I is 1, j will do 1 instruction. When the value of I is 2, j will do square root of 2, that is square root of 2 instructions, right? When the value of, sorry, okay, so we have square root of n's, right? So this will be always square root of n. It won't be 0. This will be also square root of n. This will be also square root of n. When I is equals to 3, j is equals to, again, going to give you square root of n instructions. When I is equals to 4, j is going to again give you square root of n instructions, and so on and so forth. When I becomes n minus 1, j is again going to give you square root of n instructions. So what is the total instructions here? What is the total instructions here? You can see square root of n plus square root of n plus square root of n plus square root of n, so on and so forth, square root of n. Total number of terms are what? N. And in every term you are doing square root of n operations, right? So in the worst case, the complexity is going to be order of n root n or n square root of n.
right? So it's just that you have to just calculate how many total number of instructions we are going to execute. Now you might be thinking int n is equals to 5 is also an instruction, return is also an instruction, but these are constant like n square root of n plus 2. So we are going to avoid all the constants. Even like let's say n was having a coefficient, we are going to even avoid it. My point being is that whenever you see a question, just don't see that you have a nested loop, so it's n square. No. When you have a nested loop, it can be having different number of instructions, right? So always try to focus on number of instructions that you have to calculate. Whatever is the number of instructions with respect to change in the input is going to determine the growth and hence going to determine the time complexity. तो folks, अब हमें थोड़ा आइडिया लग गया है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बट कभी भी हम लोग अगर एल्गोरिदम लिख रहे हैं सो उसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है उसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का. क्योंकि हो सकता है आपके पास एक एल्गोरिदम हो A1 जो कि मेमोरी में लेट से 100 MB अप्रॉक्सीमेटली मेमोरी स्पेस लेता हो. वहीं सेम एल्गोरिदम है A2 जो कि लेट से 512 MB स्पेस ले रहा हो क्योंकि तुम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कंसिडर कर रहे हो. इस केस में अगर हम लोग मेमोरी के रिस्पेक्ट में देखें, स्पेस मेमोरी के रिस्पेक्ट में देखें, तो A1 is a better algorithm, right? And this is also something that concerns us because we do have now very fast RAMs, do have now very big RAMs, but that's also limited, right? You have to run a lot of heavy processes nowadays. So whatever algorithms you are building, you have to make sure that that particular algorithm is as efficient as possible in terms of memory. And this analysis leads us to space complexity. So what is space complexity? So if I talk in simple terms, it is the extra memory space requirement of an algorithm. Right? Now when I talk about extra memory space, then I'm talking about the space जो कि ये RAM में लेगा. जब भी हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो प्रोग्राम रैम में लोड होता है और एक प्रोसेस बनता है, राइट? सो रैम में वो कितनी स्पेस ले रहा है अपने एग्जीक्यूशन, कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन के दौरान वो कितनी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इस चीज को स्पेस कंप्लेक्सिटी कहते हैं. नाउ मैं काफी बार एक्स्ट्रा स्पेस पे एम्फोसिस कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि हम लोग, हो सकता है कि कभी हमारे पास कोई इनपुट एरे हो या हमें कोई आउटपुट एरे देनी हो, तो इनपुट आउटपुट को हम लोग स्पेस कंप्लेक्सिटी में कंसीडर नहीं करते क्योंकि एल्गोरिदम की वो रिक्वायरमेंट है कि यार एक इनपुट आएगा और एक आउटपुट एरे आपको देना ही देना है. सो अगर रिक्वायरमेंट ही ऐसी है जहां पे आपको एरे इनपुट में लेना ही है, सो उस केस में हम लोग इनपुट आउटपुट को एक्स्ट्रा मेमोरी में कंसीडर नहीं करते. लेकिन एल्गोरिदम की कंप्यूटेशन में, अपने रिजल्ट के कंप्यूटेशन में अगर हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस या एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूड कर रहे हैं, उसे हम लोग डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हर एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन में हम लोग एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बनाते हैं, तो क्या वेरिएबल्स के स्पेस को भी कंसिडर करेंगे? सो यहां पे आपके असिम्प्टोटिक एनालिसिस की नॉलेज काम आएगी. सो वी कंसिडर इट यूजिंग असिम्प्टोटिक एनालिसिस. और असिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या कहता है कि इनपुट के चेंज के हिसाब से, अगर आपका इनपुट चेंज हो रहा है, उस हिसाब से जो भी आपके स्पेस में चेंज आ रहा है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, अगर स्पेस में कोई चेंज आ रहा है तो हम लोग उसे कंसिडर करेंगे. अब सोचने की बात यह है कि मान लो आपने अपने एल्गोरिदम के लिए एक एरे इनिशियलाइज करी, राइट? यू इनिशियलाइज एन एरे ऑफ लेट्स से साइज 10⁵. ओके, इस एरे के अलावा आप एक दो और वेरिएबल जैसे फॉर लूप का वेरिएबल वगैरह भी इनिशियलाइज कर रहे हो. फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 10⁵, i प्लस प्लस, राइट? यहाँ पे कुछ आप टास्क कर रहे हो. अब सोचने की बात यह है कि अगर एरे का इनपुट 20 लेंथ का होता तो हम लोग 20 लेंथ के एरे बनाते और लूप 20 टाइम्स चलता. 10⁵ लेंथ का है तो हम लोग 10⁵ लेंथ के एरे बना रहे हैं और 10⁵ टाइम्स चल रहा है. अब सोचने की बात है, ये दोनों ही केस में ये जो वेरिएबल i है, ये तो एक ही वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है, चाहे आपकी एरे 20 साइज की है चाहे 10⁵ साइज की है. तो इस वेरिएबल का स्पेस आपके इनपुट के स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग इसका कोई फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है. तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी आप एक्स्ट्रा स्पेस कंसीडर कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि इनपुट के चेंज होने के साथ वो कुछ हद तक चेंज हो रहा है. तो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे पास. आप सबको फिबोनाची नंबर्स के बारे में पता होगा.
राइट। आप सबने फिबोनाची नंबर्स के बारे में सुना होगा, अगर आपको फिबोनाची नंबर्स के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक स्पेशल मैथमेटिकल सीरीज होती है जो कि कुछ ऐसी दिखती है, 0 1 1 2 3 5 8 11 सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी ith टर्म, लेट्स से दिस इज द ith टर्म, ये टर्म पिछली दो टर्म्स का सम होगा। सो 2 + 1 विल गिव यू 3, 3 + 2 विल गिव यू 5, 5 + 3 विल गिव यू 8, 1 + 1 विल गिव यू 2, 1 + 0 विल गिव यू 1, एक्सेप्ट द फर्स्ट टू वैल्यूज, क्योंकि पहली दो वैल्यूज के पीछे कोई दो वैल्यूज नहीं है, तो पहली दो वैल्यूज हमेशा 0 और 1 रहती हैं, और बाद की सारी वैल्यूज ये प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट कर पाती है कि एनी ith टर्म is the sum of previous two terms, 13, and 13 plus 8 will be 21. Wrong calculation here. So 8 plus 5 will be 13, 13 plus 8 is going to be 21. Now if you add 21 and 13, so this will give you 4 and 3, this is 34, and so on and so forth. This is the Fibonacci series. Now let's say the problem in hand is print the nth Fibonacci number. Print the nth Fibonacci number. So 0 is considered as the 0th Fibonacci, 1 is considered as the first Fibonacci, this 1 is considered as second Fibonacci, 2 is considered as third Fibonacci, 3 is considered as fourth Fibonacci, 5 is considered as fifth Fibonacci, 8 is the sixth Fibonacci, this is 7th, 8th, 9th, and so on and so forth. So you will be given a value of n and you have to find the nth Fibonacci number. So for example, if n is equals to 8, the answer should be 21. You have to print the nth Fibonacci number. अब ये nth Fibonacci number कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक सिंपल सॉल्यूशन हम लोग क्या रख सकते हैं कि हाउ अबाउट लेट्स से n is equals to 8, मुझे nth Fibonacci नंबर निकालना है, तो मैं एक n+1 साइज की एरे बना लेता हूं। राइट, n+1 साइज की एक एरे बना लेता हूं ARR, एंड ARR एट I विल डिनोट ith Fibonacci. राइट, किसी भी ith इंडेक्स पे ith Fibonacci पड़ी होगी। अब हमें ये बात पता है कि 0th Fibonacci 0 होती है, फर्स्ट Fibonacci 1 होता है, ये तो सीड वैल्यूज है, ये बाय डिफॉल्ट हमें पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 by 1 इस एरे पे आइटरेट कर सकते हैं, और ith इंडेक्स पे अगर हमें सेकेंड Fibonacci निकालनी है तो पिछले दो इंडेक्सेस का, लास्ट टू इंडेक्सेस का सम ले सकते हैं। तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम फॉर i इक्वल्स टू 2, i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस, ARR एट i is equals to ARR at I minus 1 plus ARR at I minus 2. And before this we have set ARR of 0 as 0 and ARR of 1 as 1. Okay. So using this for loop we will be able to calculate all the indexes. So initially I will be at 2. So if I is at 2, what is the value of 2 minus 1 and ARR of 2 minus 2? 2 minus 1 is 1. So ARR of 1 is 1. 2 minus 2 is 0. So ARR of 0 is 0. 1 plus 0 is 1. Then I goes to 3. What is the sum of previous two terms? 1 plus 1 is 2. Then I goes to 4. Sum of the previous two terms is 2 plus 1, 3. And so on and so forth. Right? At last, what I can say is our answer is return ARR of n. This is the nth Fibonacci. Right? So now if you can see, let's say instead of 8, I want to calculate 81st Fibonacci. Then I have to create an array of 82 size, that is n plus 1. So with change in input, the space that we took also changed. And that's where things start getting interesting. Because as the input grows, this extra auxiliary array, because this array is not an input array, right? Input was just the value of n. So this is an extra space that we are taking. And with respect to change in input, this space is increasing, right? And how much it's increasing? With
this is increasing linearly. So in the worst case, the space complexity here is going to be order of n. Here also we will be having best case, worst case, and average case. Again, when we just directly talk about time complexity, we talk about worst case. So the space complexity here is order of n, right? Now, can we optimize over space? We can optimize over space, but before we go there, can you just calculate what is the time complexity? Yes, the time complexity is also order of n. Time is also order of n, because you can see I'm linearly iterating from 2 to n. So from 2 to n, it is approximately what? N minus 2 iterations. That is order of n, because 2 is a constant. We will avoid it. Now, can we optimize it? Can we optimize it? There is a very simple way to optimize it. What we can do is, let's say n is equals to 8. What I can do is, I can keep two variables, a and b. A is the 0th Fibonacci, B is the first Fibonacci. Now, what is the intuition? Can I say that when, let's say, I was filling the 6th Fibonacci, I just required the last two terms. The previous whole array was a waste when we are at index 6. When we are at index 7, we just required the 6th index and the 5th index. Rest everything is a waste. So how about, instead of maintaining the whole array, we just maintain the previous two variables? So what I can do is, we can say for int I equals to 2, I less than n, less than or equal to n, I plus plus. Okay, we will say c is equals to, let's say initially 1, right? In this variable c, we will be having our nth Fibonacci. What we will do, we'll say c is equals to a plus b. That is, the ith Fibonacci is going to be the sum of the previous two terms. So inside c, we'll be having the second Fibonacci. Now we have access to the second Fibonacci. Let's make these two also as the previous Fibonacci. So a will become b and b becomes c, right? And at last we return c. So let's see what is going on. The value of n is 8, a is equals to 0, b is equals to 1. I'm just initializing c with a dummy value 1. We initialize the loop, I is equals to 2. I is at 2. Okay. When I is 2 less than or equal to n? Yes. So what do you do? C is equals to a plus b. So c got updated to 1 plus 0, that is 1. Then we update a to b. A becomes 1 and b to c. B also becomes 1. Now if you carefully see, for the next iteration I have prepared a and b. I goes to 3. That is, now we want to calculate third Fibonacci. C is equals to a plus b. A plus b is what? 1 plus 1, 2. So c got updated to 2. Then a is equals to b. A is 1 and b is equals to c. B becomes 2. Now you can again see a and b are ready for the next iteration. That is, 1 and 2 are the last two terms. Then I increments to 4. C is equals to a plus b. So 2 plus 1 is what? 3. Right. And you can see we are moving ahead. Now a is equals to b. A becomes 2. B is equals to c. B becomes 3. Then I moves to 5. C is equals to a plus b. A and b are what? 2 and 3. So 2 plus 3 is 5. Then a becomes b. B becomes c. Right. Let me rub all of this. Now you can see when I is equals to 5, C is having the fifth Fibonacci, and you can see fifth Fibonacci is 5. Now you go to I is equals to 6, C is equals to a plus b, that is 8. A is equals to b, b is equals to c. Then I becomes 7, C is equals to 13, 8 plus b. A becomes 8 and b becomes 13. When I becomes 8, C is equals to a plus b. So 13 plus 8 is what? 21. A becomes 13, B becomes 21. Then I goes to 9. When I is 9 less than or equal to 8? No. So the for loop ends, and can you see inside C we have 21, right? As simple as that. We can just put some corner cases. That if n is equals to 0 or n is equals to 1, we can just return n.
because 0th Fibonacci is 0, first Fibonacci is 1, and we are starting from 2, so we can put a if check for a corner case. And now here you can see you are initializing few variables. If the n was 8, then also you initialize 3 variables. If n becomes 80, then also you will initialize 3 variables only. So these variables are independent with change in input size, and you don't have any array or something that is growing with respect to change in input. So if with change in input the space is not growing, then space complexity is order of 1, that is constant. And here the time complexity is also order of n, that is you are having again from 2 to n. From 2 to n you are having n minus 2 iterations. In every iterations you have 3 operations, so 3n into 2 is what? Approximately n, because you avoid all the constant terms. So time complexity remains same, but we have optimized over space. And this is one of the very interesting examples using which you can understand space complexity. So again revising, what is space complexity? Space complexity is the extra space that your algorithm requires apart from the input and output ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन, कि यार आपका एल्गोरिदम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो इनपुट और आउटपुट के अलावा कौन से ऐसा स्पेस रिक्वायरमेंट, वो कैसी स्पेस रिक्वायरमेंट है उसकी, इस चीज का एनालिसिस स्पेस कंप्लेक्सिटी रहेगा. तो अगर हमारे पास कोई ऐसा स्पेस स्ट्रक्चर है या डेटा स्ट्रक्चर है जो इनपुट के चेंज होने से, इनपुट का साइज बढ़ने से उसका साइज बढ़ रहा है, उसके साइज में कुछ चेंज आ रहा है, उस स्पेस को हम लोग कंसिडर करेंगे. जो भी ऐसा स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल फ्यू वेरिएबल्स दैट यू इनिशियलाइज, जो कि इनपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होता, हम लोग उसको अवॉइड कर देंगे. एंड दैट्स व्हाट स्पेस कंप्लेक्सिटी इज. सो आई होप कि एक ओवरऑल आइडिया लग गया है आपको स्पेस कंप्लेक्सिटी का. हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि इनपुट को आउटपुट को कभी भी स्पेस कंप्लेक्सिटी में कंसिडर नहीं करना है. कई बार इंटरव्यूज में इस चीज का कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यूअर ये बात समझ नहीं पाता कि आप इनपुट आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो हमेशा आपको बता देना चाहिए कि अगर आप स्पेस कंप्लेक्सिटी आपसे पूछी जाए और आप बता रहे हो स्पेस कंप्लेक्सिटी, सो ऑलवेज से कि अपार्ट फ्रॉम इन इनपुट एंड आउटपुट स्पेस, दिस इज द स्पेस कंप्लेक्सिटी. दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस दैट यू शुड डेफिनेटली एग्जीक्यूट. दैट बीइंग सेड हमने अपना पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑन कंप्लेक्सिटी एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है. आई नो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगी होंगी. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बारी और लेक्चर को गो थ्रू करो, खुद से भी कुछ नोट्स बनाने की कोशिश करो, खुद से भी जो भी मैंने कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन अभी वीडियो में करी है वो सारी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन आप खुद करो. अपने सिस्टम पे भी आप एग्जीक्यूट करके देखो फॉर एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कि क्या आपके सिस्टम पे भी हर बारी टाइम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है. उसके बाद असिम्प्टोटिक एनालिसिस के बारे में जो हमने डिस्कस करा कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनपुट साइज के चेंज के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं. तो और कुछ कोडिंग इम्प्लीमेंटेशंस जो कि हमने पुरानी वीडियोस में करी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे, उन सारे क्वेश्चंस को लाकर दोबारा देखो कि उनकी कंप्लेक्सिटी क्या बन रही है वर्स्ट केस में. राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, कुछ लूप्स के ऊपर, कुछ इफ एल्स के ऊपर. तो ट्राई करने की कोशिश करो कि अच्छा किन केसेस में कैसी कंप्लेक्सिटी एनालिसिस आ रही है. स्पेस कंप्लेक्सिटी एनालाइज करने की कोशिश करो कि क्या आपने इनपुट आउटपुट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस कंसीडर करा है नहीं करा. बिकॉज टाइम कंप्लेक्सिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. इट्स लाइक कि आपको कोड नहीं लिखना है, बट लिखे हुए कोड को एनालाइज करना है. तो जितना ज्यादा आप कोड लिखते जाओगे और हर लिखे हुए कोड की कंप्लेक्सिटी एनालिसिस आप करने की कोशिश करोगे, उतनी स्ट्रेंथ आपकी बनती जाएगी कंप्लेक्सिटी एनालिसिस को लेकर. दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को हम लोग यहीं रैप अप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइम कंप्लेक्सिटी को लेकर कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट अपकमिंग आने वाला है, जहां पे हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, थोड़ी और इजी प्रॉब्लम्स भी और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट वी कैन बिल्ड अप मोर कॉन्फिडेंस अबाउट टाइम कंप्लेक्सिटी. क्योंकि टाइम कंप्लेक्सिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहने वाला है, कहीं कई जगह पे यूज होने वाला है, इंटरव्यूज में यूज होगा, आपके डे टू डे वर्क में यूज होगा. सो we always need to make sure that we are as confident as possible in time complexity analysis. That being said, let's just wrap this video here. We are going to meet soon in the next set of videos. Till then, take care guys, bye bye and thank you.